जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो कि यूथ पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम केवल जीके जीएस और करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। मैथ और इंग्लिश के सब्जेक्ट को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट में दिए गए वर्षों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 1564 में कौन सी घटना अकबर द्वारा की गई थी? तो आपका हो जाएगा जजिया का उन्मूलन जो है 1564 में किया गया था। तो इसका जो है 1564 का यानी कि सी से पहला नंबर हो जाएगा। 1575 में आपका इबादत खान की स्थापना की गई थी, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, इबादत खान की स्थापना। फिर है 1579 में, तो 1579 में जो है आपका मजहर की उद्घोषणा की गई थी, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। और 1582 में 10 साला सिस्टम स्टार्ट किया गया था, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, पहले का सी से, दूसरे का डी से और तीसरे का बी से और चौथे का ए से मिलान है। तो आपको बताना है कूट के माध्यम से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से कूट के माध्यम से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहले को सी से, दूसरे को डी से और तीसरे को बी से और चौथे को ए से मिलान करवाया है। तो यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के द्वारा जो है मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, महमूद गजनवी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकलोलम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकलोलम का युद्ध कहाँ पर हुआ था या किन के बीच लड़ा गया था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य 949 ईस्वी में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो प्रारंभ में किस भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बाद में जो है जैन लोगों के द्वारा प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सी भाषा को? प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो जो मानव समाधानों था वहाँ कुत्ते दफनाए गए थे, तो ये इसका सच कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम में इसका सच मिलता है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, इसकी खोज 1935 में की गई थी बुर्ज होम की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और यह एक 6 सदस्यीय बोर्ड था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो जो आचार्य विनोबा भावे थे किस आंदोलन में भाग लेने की वजह से पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भाग लेने के कारण विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 1930 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला नरसंहार हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में ये कांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। और लगभग इसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो जो बंगाल का विभाजन था उसे किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवाड़ी प्रथा किसके साथ स्वराज्य का बंदोबस्त हुआ था? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम समुदाय के साथ सहज रूप से जो है मालवाड़ी प्रथा का बंदोबस्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी वह है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी अपवाह के क्षेत्र से कौन सी है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी अपवाह के क्षेत्र में मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इसके क्षेत्रफल और बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है और इसका अपवाह क्षेत्र 6750 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका आप बहाव जो है 6750 किलोमीटर के जो है क्षेत्र में बहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो जो प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अंध महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा। प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो आपको बताना है कि तमिलनाडु में जो है मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर दिसंबर जो है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन से राज्य इनमें से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ से आपका राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो आपने देखा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन राइट है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हो। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा इसी में दिया है। जबकि पंजाब उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20.09% उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही। अगर दोस्तों पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.07% रही थी। तो ये भी याद रखिएगा, कभी ये भी पूछ सकता है कि भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही। तो 17.07% थी। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की पूछता है तो 20.09% 10 की वृद्धि रही। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषणा की गई थी। तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2000 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात जो है अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो जो खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है 1956 में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी योजना के तहत 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी दूसरी पंच योजना के तहत। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो जो गिल्ट एज्ड बाजार है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। गिल्ट एज बाजार का संबंध एक जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि नीति का पूरा स्वरूप क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया भारत परिवर्तन संचार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर नीति आयोग की बात करें तो जनवरी 2015 में सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग संस्था का गठन किया था तथा यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाओं को प्रदान करती है। और नीति आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको जो ऑप्शन सही है उसी को बताना है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्हत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ही दिया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय निम्न में से कौन करता है? तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 23 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि कोई संसद सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा जो है विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो इनमें से आपका शक्तियों का परिसीमन ये आपका सही दिया है, विधि के समक्ष समता
ये भी आपका सही है। और जो है तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो ये आपका जो है इसका लक्षण नहीं है। चौथा स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये आपका इसका लक्षण है। तो आपने देखा पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट है। तो देखेंगे कूट के माध्यम से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कूट के माध्यम से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और चौथे को राइट बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो जो भारतीय संविधान है वो सर्वाधिक किसका ऋणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का संविधान जो है ऋणी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में ज़्यादातर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इससे लगभग 200 धाराओं को लिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम से 1935 से लगभग 200 धाराएं जो है संविधान में शामिल की गई हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रक्त होता है, तो रक्त जो है क्या होता है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। तो ये भी याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है और यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। प्रत्येक मनुष्य में 5 से 6 लीटर तरल रक्त पाया जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किन के 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है इन चारों में कि जिसमें 3 प्रकोष्ठ उसके हृदय में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेढक में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल है, तो भारी जल क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी जल एक मंदक के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं। तो जो घरेलू बिजली के तार होते हैं उनको किस आधार रूप में लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा समांतर समायोजन में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनको समानांतर संयोजन के रूप में लगाया जाता है, जिससे विभवांतर समान रहता है, इसीलिए इसे समानांतर समायोजन के थ्रू लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो डेसिबल होता है उसे किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल जो है ध्वनि मापने की इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों आपके मैथ के क्वेश्चन कुछ स्टार्ट हैं 4-5, तो इनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार कौन हैं। तो अब सभी को पता है कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूध का धुला होने मुहावरे का अर्थ निर्दोष होना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निर्दोष होना दूध के धुले मुहावरे का अर्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करिए। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है सही दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम इसका दाम देते जाओ, यही आपका राइट दिया हुआ है, बाकी सभी आपके गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो इनमें से आपका कौन सा जोड़ा जो है समरूपी भिन्न है।
तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अवधि, अवधि, तो दोस्तों अवधि से काल का मतलब होता है यानी समय का मतलब होता है, जबकि अवधि जो है अवध प्रांत में बोले जाने वाली एक प्रकार की भाषा है। तो याद रखिएगा यही आपका भिन्न दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सूत जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि विदु, शशि, चांद ये सारे के सारे आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि सूत जो है आपका सारथी का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा सूत जो है आपका सारथी का पर्यायवाची होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो कह रहा है त्वचा, बाल, तो भूमि, भूमि का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास से संबंधित है भूमि। अगर त्वचा में बाल होते हैं तो भूमि में घास होती है, यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है वक्तव्य दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे हैं या उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण का कारण है। तो इसके कार्यवाहिनियाँ क्या हैं? वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है सरकार को नए कारखानों और वाहनों को पंजीकरण को रोकना चाहिए, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो आप कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केवल पहला अनुसरण करती है यानी कि पहला कार्यवाहियाँ जो है अनुसरण करती है, ये आपका गलत दिया हुआ था, ये आपका सही बात दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सी पुस्तक इनमें से नहीं लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द गोल्डन बर्ड जो है आपका सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। द गोल्डन बर्ड ग्रीन ब्रदर्स के द्वारा लिखी एक प्रकार की पुस्तक है। और बाकी द ब्रोकन विन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम्स, ये तीनों जो है आपका सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, जबकि द गोल्डन बर्ड ग्रीन ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य से मोहिनी अट्टम नृत्य संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों उड़ीसा के नृत्य की बात करें तो यहाँ का नृत्य उड़ीसी है, और अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जो है आपका नृत्य यक्षगान है, और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तो ये याद रखिएगा, उड़ीसा का उड़ीसी और कर्नाटक का यक्षगान, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और केरल का मोहिनी अट्टम। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, जो 78% के करीबन पाई जाती है वायुमंडल में। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों परितंत्र के दो मूल घटक हैं। तो परितंत्र के कौन से दो मूल घटक हैं? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी और अजीवी परितंत्र के दो घटक हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है पोर्ट प्लेयर डैश की राजधानी है, तो पोर्ट प्लेयर किसकी राजधानी है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट प्लेयर राजधानी है और यह दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका की भूमि जो है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 57 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत जो है ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने की जो है प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2022 पीईटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है और दोनों शिफ्टों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैलाश मंदिर जो है एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण राजपूत राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कह रहा है किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की जो है पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है वक्सीर क्या है? तो वक्सीर इनमें से क्या है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वक्सीर एक प्रकार की पनडुब्बी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वक्सीर एक प्रकार की पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना शुभारंभ किया है? तो कौन से विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना आरंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता योजना स्टार्ट किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इस योजना का आरंभ किया गया है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो इनमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अमृत सरोवर की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा रामपुर में अमृत सरोवर की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 में गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाडा बेट से जो है इसका लोकार्पण किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 ने यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? तो जो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल में किसका नाम शामिल हो गया है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लाउल जारा का नाम जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल में जो है शामिल हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अप्रैल 2022 में वीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो जो वीणा पाणी मोहंती हैं वो कौन थी? तो वह एक प्रकार की लेखिका थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन हैं? तो इन चारों में से आपको बताना है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं या देश के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, जो है देश के पहले व्यक्ति लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। और दोस्तों यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, देश सेवा में लगाते हैं। यह पुरस्कार लता मंगेशकर के परिवार द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल 2022 में राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान साइंस शुरू किया था। तो किस राज्य सरकार ने जो है जागरूकता अभियान साइंस शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने जो है शुरू किया है। और दोस्तों इस अभियान का मेन उद्देश्य क्या था? इस अभियान का मेन उद्देश्य 5 साल के कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का जल्द पता लगाने के लिए कर्नाटक सरकार ने इसे शुरू किया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। यह किस नदी पर स्थित है? तो जो आपकी क्वार जल विद्युत परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका चिनाव नदी पर स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चिनाव नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा सर डेविड एटनबरो को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके हिंदी गद्यांश के क्वेश्चन हैं जिनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।